हेलो फ्रेंड, दिस इज किशन सिंह राजपूत। आज अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ये स्टैंडर्ड हम इन्वेंटरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। ठीक है, जो इन्वेंटरी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें करंट एसेट्स में स्टॉक लिखते हैं अपन, उसे कौन सी वैल्यू पे वैल्यूड करके अपन बताएंगे। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है। ठीक है, इसे कॉस्ट पे बताना है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे बताना है, किस पे बताना है, ये सारा सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और कंज्यूमेबल स्टोर्स। 4 टाइप की इन्वेंट्री के बारे में देखेंगे अपन। रॉ मटेरियल होगा तो उसे कौन सी वैल्यू पे अपन बताएंगे, फिनिश गुड होगा तो अपन उसे कौन सी वैल्यू पे बताएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो अपन उसे कौन सी वैल्यू पे बताएंगे, कंज्यूमेबल स्टोर्स होगा तो उसे अपन कौन सी वैल्यू पे बताएंगे। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटिटीज ऑन विच AAS इज अप्लाइड। ये स्टैंडर्ड सारी एंटिटीज को फॉलो करना जरूरी है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं एज। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किए वो अपने इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं। अपने मर्जी से उसे नहीं कॉस्ट पे बता सकते हैं, नहीं NRV पे बता सकते हैं। ठीक है, उन्हें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बतानी पड़ेगी। ठीक है, अभी समझते हैं इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री मीन्स assets held for sale in normal course of a business or assets which are held for consumption in producing normal goods or services. Assets held for sale in normal course of a business का मतलब क्या होता है? जैसे एक होलसेलर का लेते हैं अपन, एक रेडीमेड गारमेंट का होलसेलर है मिस्टर एक्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट का होलसेलर है, उसके लिए शर्ट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ये सारे उसके लिए इन्वेंट्री माने जाएंगे। क्यों? एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस। होलसेलर का काम है नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस में शर्ट, जीन्स और वगैरह सेल करने का, तो ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, तो इन्हें अपन इन्वेंट्री मानेंगे। ठीक है, और के साथ में क्या लिख रखा है? एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीफायर लेते हैं, विजुअलाइजर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक नोट्स दिखा रहा हूं एक विजुअलाइजर के हेल्प से, तो विजुअलाइजर एक सर्विस रेंडर करने के लिए मुझे हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इन्वेंट्री माना जाएगा।
उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे अपन फर्दर पढ़ेंगे। बट बेसिक चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज, उसे भी अपन इन्वेंट्री मानते हैं। ठीक है, कुछ स्पेयर्स पार्ट्स हो गए, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स हो गए, विल बी टेस्टेड फॉर क्वालिफिकेशन एज property plant and equipment PPE accounting standard. If such item do not qualify as a PPE then these are covered by accounting standard 2. ये चीजें आ गई। स्पेयर पार्ट्स जैसे कि हार्ड डिस्क हो गए अपना, स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया जैसे कि कंप्यूटर हो गया, और जनरेटर भी ले लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पे। Spare parts and standby equipment will be tested for qualification as a PPE. If such item do not qualify as a PPE, then covered by ES2. पहले PPE की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको ब्रीफ में अपन ES10 पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। PPE are assets which are held for use in production of goods, rendering of services and administrative or rental purpose. And फर्स्ट कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन, whose life exceed 12 months. If any asset does not qualify above condition, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, then it is not a PPE. जैसे कि एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं, ये अपन हार्ड डिस्क ले लिया, कंप्यूटर्स ले लिए, वगैरह ले लिए, अपन ने मैग्नीफायर, विजुअलाइजर, इन सारे के एग्जांपल्स लिए। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि ये इन्वेंट्री है या पीपीई है? इन्वेंट्री की डेफिनेशन भी ये बता रही है, एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल गुड्स और सर्विसेज। और पीपीई की भी डेफिनेशन यही बता रही है, पीपीई आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव और रेंटल पर्पस। अब आप पता कैसे करोगे कि ये पीपीई है या इन्वेंट्री है? अब दिक्कत यहां पे आती है, तो अगर हार्ड डिस्क रेंडिंग ऑफ सर्विसेज के लिए भी काम आ रही है और इसके लाइफ 12 महीनों से ज्यादा है, तो इसे हार्ड डिस्क को अपन पीपीई कंसीडर करेंगे, ना कि इन्वेंट्री। कंप्यूटर रेंडिंग ऑफ द सर्विसेज भी है, ठीक है, और इसकी लाइफ 12 महीनों से ज्यादा है, तो इसे अपन पीपीई कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विजुअलाइजर है, विजुअलाइजर अपने हार्डली 9 से 10 महीने की ही सर्विसेज देता है, ठीक है, और ये भी अपन को रेंडिंग ऑफ द सर्विसेज के लिए काम आता है।
मैं आपको जैसे कि अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफायर। तो ये क्या मेरे को सर्विस रेंडर तो कर रहा है, बट इसकी लाइफ मैग्नीफायर के 9 से 10 महीने ही होने वाली है, 12 मंथ्स नहीं होगी, या 12 मीन्स 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस वाले मैग्नीफायर को हम इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ पीपीई। समझ में आ गया होगा आई होप। इन्वेंट्री जो एसेट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए होती हैं उसे अपन इन्वेंट्री मानते हैं, या फिर जो एसेट्स इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज होती है और उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ्स, उसे अपन इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, एक बार इसी पैरा को दोबारा पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री मीन्स एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ अ बिजनेस। ये तो समझ में आ गया आपको। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट वाला है एंटरप्रेनर, तो उसके लिए शर्ट, जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह ये सारे के लिए एसेट्स होगी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए काम आती है, तो ये सारे के सारे उसके इन्वेंट्री माने जाएंगे। और जैसे कि अभी मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये विद हेल्प ऑफ द मैग्नीफायर आपको मैं मतलब ये नोट्स मतलब मैग्नीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज रेंडर कर रहा हूँ, और इस मैग्नीफायर की हार्डली 9 से 10 महीने की ही लाइफ होती है, तो ये मेरा इन्वेंट्री कंसिडर किया जाएगा, ना कि क्या कहते हैं पीपीई। स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट विल बी टेस्टेड फॉर क्वालिफिकेशन एज अ पीपीई। इफ सच आइटम डज नॉट क्वालिफाई एज अ पीपीई देन कवर्ड बाय द ES2 के अकॉर्डिंग अपन उसे वैल्यूड करेंगे। अब पीपीई की डेफिनेशन क्या होती है? पीपीई आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और रेंटिंग ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेंटल पर्पस। अगर ये ठीक है, इन्वेंट्री की डेफिनेशन यही बताती है और इसकी भी यही बताती है, साथ ही साथ में एक कंडीशन और दे देते थे कि उसकी लाइफ 12 महीनों से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी लाइफ 12 महीनों से कम है तो उसे इन्वेंट्री कंसिडर करेंगे, अदरवाइज उसे पीपीई कंसिडर करेंगे। इफ एनी एसेट डज नॉट क्वालिफाई अबव कंडीशन तो उसे पीपीई नहीं मानते। ठीक है, इस वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपन इन 4 चीजों का ही वैल्यूएशन पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, WIP का और कंज्यूमेबल स्टोर्स का। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स एंड WIP। फिनिश गुड्स और WIP को किस पे वैल्यूड करते हैं? ठीक है, फिनिश गुड्स क्या होते हैं और WIP क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केट से क्लोथ परचेज करती हैं, उसे प्रोसेस करके शर्ट्स बनाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेसिंग पीरियड है, स्टेज है, सॉरी, स्टिचिंग। क्लोथ तो उस कंपनी के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल्स। स्टिचिंग वाला प्रोसेस है वो WIP कि क्लोथ
फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रोसेसिंग में स्टिचिंग वगैरह हो रहा है, और शर्ट्स उसके लिए फिनिश गुड हो जाते हैं। तो अभी अपन जो शर्ट्स स्टिचिंग हो रहे हैं और जो शर्ट्स बन गए इसका वैल्यूएशन अपन कैसे करेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। इन वाली चीज़ों को, फिनिश गुड्स और WIP को अपन वैल्यूड करते हैं। दिस आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। Such selection of lower is considered on item by item basis, not an global basis. फिनिश गुड्स का और WIP का वैल्यूएशन तो समझ में आ गया कि उसे या तो बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में कॉस्ट या NRV पे बताएंगे, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगी। ठीक है, और इन्हें आइटम बाय आइटम बेसिस पे बताएंगे, ना कि ग्लोबल बेसिस पे। एक साथ में बता दिया कि हाँ सारे के सारे क्या कहते हैं शर्ट्स हो गए, मतलब पूरा का पूरा शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गए उसमें, और टी शर्ट्स हो गए, कि सारे को बता दिया कि सारे के बनने की कॉस्ट होगी 10,000 और मार्केट में बिक रहे हैं 9,000 पे, तो चलो 9,000 पे वैल्यूड बता दिए शर्ट्स की। नहीं, आइटम बाय आइटम बेसिस पे वैल्यूड करके अपन बताते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक ग्रोसरी शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अच्छा खासा। ठीक है, ग्रोसरी शॉप में घी है, सोप है और इटेबल आइटम्स हैं। ठीक है, घी की कॉस्ट है 10,000 और घी मार्केट में बिकता है 9,000 पे। सोप है 15,000 और वो बिकता है 15,500। इटेबल आइटम्स हैं, कॉस्ट है 30,000 और बिकता 29,000 है। तो अपन जब ग्रोसरी शॉप के बैलेंस शीट बनाएंगे और ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, तब क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो उसे अपन ऐसे नहीं बताएंगे पूरे ग्रोसरी शॉप का, मतलब खरीद की, मतलब उन्होंने खरीदा कितने में था, तो बोलते सर हमने टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसे अपन ने 55,000 में खरीदा था, 55,000 में। और अगर उन्हीं चीज़ों को आज बेच देते हैं तो 53,500 रियलाइज होंगे। तो 55 और 53,500 विच एवर इज लोअर, 53,500 पे वैल्यूड कर देते हैं अपन ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में, बट ये गलत है। अपन 53,500 पे नहीं बता सकते। एक साथ में सारे की सबकी कॉस्ट ऐड, सबकी साथ में रियलाइजेबल वैल्यू ऐड और विच एवर इज लोअर करके अपन नहीं बता सकते। ये रॉन्ग मेथड है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। हमें इसे आइटम बाय आइटम बेसिस पे वैल्यूड करना पड़ेगा। जैसे कि घी की कॉस्ट 10,000 है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9,000 है, तो अपन क्या करते हैं विच एवर इज लोअर पे ही वैल्यू करते हैं। यहाँ पे देखा, दीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से लोअर कितने हैं, 10,000 और 9,000 में से 9,000 आ गए। शॉप में कॉस्ट 15,000 है और NRV 15,500 है, तो कॉस्ट कम है तो कॉस्ट पे वैल्यू बताएंगे इसे। इटेबल आइटम्स की कॉस्ट 30,000 दे रखी है और NRV 29,000 है, तो दोनों में से कम 29,000 मीन्स 29,000 पे वैल्यू बता देंगे अपन। अब इन सारी आइटम्स को ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी इस पे अपन इसे वैल्यूड करेंगे।
दो चीज के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड को किस पे वैल्यूड करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर बाय आइटम basis instead of global basis। समझ गए? ये तो अपन ने समझ लिया कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फिनिश गुड को और वर्क इन प्रोग्रेस को कॉस्ट और एनआरवी बेसिस पे वैल्यूड करते हैं। दोनों में से जो कम होगा उस पर अपन वैल्यूड करके बताएंगे। अब कॉस्ट क्या होती है और एनआरवी क्या होती है उसे अपन समझते हैं। ठीक है, now understand the meaning of net realizable value and cost। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू मार्केट में अपन रियलाइज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इस पेन को मैं मार्केट में बेचता हूं तो इससे मुझे कितनी वैल्यू रिकवर होगी, इसे कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसमें से जो एडिशनल खर्चा वर्चा होता है उसे अपन उसमें से लेस करते हैं, जो वैल्यूड बच जाती है उसे अपन अपना स्टॉक वैल्यूड करते हैं। अब बात आती है फिनिश गुड के केसेस में। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो 10 रुपए में बिकता है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मार्केट वैल्यू ये 10 रुपीज़ में बिकेगा। उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 2 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे 8 रुपए इससे रियलाइज होंगे। ठीक है, 10 रुपए मैं इसे बेच एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मीन्स ये 10 रुपए में बिकेगा और 2 रुपए मुझे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर्ड करने पड़ेंगे और मेरे हाथ में 8 रुपए आएंगे, जो बेचने पर नेट पैसा मिलेगा। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस में दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो कमीशन ऑन सेल और एक डिलीवरी एक्सपेंसेस। आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या कोई भी दूसरे कोई भी किसी टाइप के एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हो तो उसे नहीं लिया जाता, सिर्फ ये दोनों ही सेलिंग एक्सपेंसेस में कंसिडर करते हैं। बाकी कोई भी फर्दर आपने मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, कोई भी आपने किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर करते हो तो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के मतलब एक्सपेंसेस आएंगे, कमीशन ऑन सेल्स एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस। फिनिश गुड में नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये पेन 10 रुपए का है, ये मार्केट में इतने में बिकेगा और इसे बेचने के लिए हमें 2 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने के बाद में हमारे पास नेट 8 रुपए बच जाएंगे। खर्चा का जो करेंगे अपन इसे बेचने के लिए वो दो टाइप का खर्चा कर सकते हैं, या तो अपन किसी को कमीशन ऑन एजेंट को कमीशन ऑन सेल्स दे सकते हैं या इस वाले पेन को कस्टमर के प्लेस पे पहुंचाने के लिए जो अपन डिलीवरी एक्सपेंडिचर इंकर्ड करेंगे वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हैं उसे एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंडिचर में नहीं मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब बात आती है वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है, मीन यही अगर यही पेन अपन मार्केट में बेचते हैं
मतलब फिनिश गुड के बारे में तो अपन ने समझ लिया। अब बात आती है वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो ऐसा का ऐसा मार्केट में तो अपन बेच नहीं सकते उस वाली चीज़ को। ठीक है, इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे तभी मार्केट में बिकेगा। वर्क इन प्रोग्रेस वाला प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकता नहीं है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस वाली इन्वेंट्री है उसे अपन कैसे वैल्यूड करेंगे? सेम फिनिश गुड को करता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो एनआरवी निकालना सीख लिया अपन ने फिनिश गुड के केसेस में। अब वर्किंग प्रोग्रेस के केसेस में अपन एनआरवी कैसे निकालेंगे? अब ये पेन है मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, तो अगर ये फिनिश गुड में कन्वर्ट होता तो ये मार्केट में 10 रुपए में बिकता। और इसे बेचने के लिए अपन को 2 रुपए इंकर करने पड़ेंगे खर्चा, वही कमीशन ऑन सेल और डिलीवरी एक्सपेंडिचर, सेम का सेम। बट ये प्रोडक्ट फिनिश गुड नहीं है, तो इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि ये अपन ने पढ़ा था कि फिनिश गुड, ये पेन को बताया था मैंने कि मतलब ये पूरा पेन ये फिनिश गुड है, ये मार्केट में बेचते तो 10 रुपए में बिकता है। ये पेन वर्क इन प्रोग्रेस है, इसे असेंबल करना पड़ेगा तब ये जाके अपना फिनिश गुड बनेगा, तभी जाके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा क्या, ऐसा रॉ फॉर्म में इसे मार्केट में अपन सेल नहीं कर सकते। अब इसे असेंबल करने के लिए, इस पेन को पूरा बनाने के लिए 3 रुपए और इंकर्ड होंगे, तब जाके अपन के पास 5 रुपए बचते हैं। अगर ये पेन फिनिश गुड हो, मैं मतलब फिनिश गुड होता तो 10 रुपए बिकता और सेलिंग एक्सपेंडिचर ये है, बट ये पेन फिनिश गुड नहीं है तो इसमें फर्दर एक्सपेंडिचर अपन को और 3 रुपए करेंगे, तब जाके फिनिश गुड बनेगा और तब जाके अपन को 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी 5 रुपए बच जाती और इसकी 8 रुपए बच जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बट मेरे हिसाब से थोड़ी लिटिल बिट कन्फ्यूज़न रहेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से इसे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। Kishan Limited is a producer of chemical. It provides the following information. केमिकल 1 बनाता है, केमिकल 2 बनाता है, सेमी फिनिश केमिकल है। ठीक है, 10,000 यूनिट है, 15,000 यूनिट है, 6,000 यूनिट है। इसके कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपीज़ दे रखा है, 6 रुपीज़ दे रखा है और 3 रुपीज़ दे रखा है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस केमिकल 1 की 5 रुपये 20 पैसे दे रखे हैं और केमिकल 2 की 6 रुपये 30 पैसे दे रखे हैं। इसे बेचने के लिए एजेंट को कमीशन देना है 5% ऑन सेलिंग प्राइस, और साथ में कॉस्ट स्टिल टू बी इंकर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल 1। इस वाले केमिकल को, ये सेमी है, इसको फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए कॉस्ट इंकर करनी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल 1 इज 1.3 पर यूनिट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एज पर
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। यहां पर इसको समझते हैं। सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है केमिकल 1 की 5.2, फिनिश गुड एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5.2, उसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस क्या दे रखा है, कमीशन 5% किस पे, सेलिंग प्राइस पे। $0.26, 4.94 NRV। ये चीजें अपन ने समझी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5.2, कमीशन सेल 0.26 और 4.94 अपने पास में एनआरवी बच जाती है फिनिश गुड के केस में। केमिकल 1, केमिकल 2 में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 6.3 दे रखी है और सेलिंग एक्सपेंसेस 0.315, 5.985 इसकी एनआरवी बच जाती है। ये अपन ने फिनिश गुड की एनआरवी निकाल दी। अब बात आती है WIP वाले केसेस में। केमिकल 1 है, केमिकल 1 की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 5.2 माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस 0.26, दोनों सेम ही होंगे। अब फर्दर WIP वाले प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1.3 का फर्दर एक्सपेंडिचर इंकर करना होगा। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर फॉर कंप्लीशन ऑफ गुड्स 1.30 का 3.64 NRV। फिनिश गुड 1 का NRV की वैल्यू 4.94, केमिकल 2 की 5.985 और WIP की NRV 3.64। ठीक है, अब इनकी कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज, 6 रुपीज और 3 रुपीज। केमिकल 1, केमिकल 2 और WIP। कॉस्ट 5 रुपये, 6 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपीज, 6 रुपीज,
₹3. NRV 4.94, 5.985, 3.64. As per Accounting Standard 2, for the valuation of the inventory in case of finished goods and WIP, the inventory are valued at cost or NRV, whichever is lower. In such a case, chemical 1 will be valued at 4.94, cost or NRV, whichever is lower. In case chemical 2, 6 or 5.985, whichever is lower, 5.985 पर केमिकल 2 वैल्यूड होगा। और WIP के केसेस में 3 और 3.64, कॉस्ट कम है तो ₹3 पे वैल्यूड होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट और NRV और यूनिट्स। ठीक है, केमिकल 1, 2 और WIP। केमिकल 1 कॉस्ट दे रही है 563, NRV दे रखी है 4.94, 5.985 और 3.64, विच एवर इज लोअर है तो ये लोअर है तो 4.94 इंटू 10,000, 494 पर वैल्यूड हो जाएगा। ठीक है, 5.985 पर 50,000 सॉरी, 89775 6,000। As per Accounting Standard 2, किशन लिमिटेड की इन्वेंट्री इतने पे वैल्यूड होगी। ओके, होप सो आपको वैल्यूशन ऑफ फिनिश गुड और WIP अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।